वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो साइंस चल रही थी हमारी 7th क्लास की, ठीक है, इसमें 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अध्याय 9, 10 और 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 है गंदे जल का निपटान। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि गंदा जल क्या होता है। तो देखिए, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो बर्तन धोने की जगह, शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, जल की सफाई करने की प्रक्रिया में जल के उपयोग से पहले हमें उसमें से प्रदूषकों को अलग करना होता है। अब ये जो अपशिष्ट जल है, इनका यूज़ तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि अब जब पानी की कमी जब होने लग जाएगी तो हमें ऐसे ही कुछ जो अपशिष्ट जल है इनका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इनकी सफाई के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर इस तरीके के जो जल है इनकी सफाई अगर करनी है तो इनके लिए क्या करना होगा, इनकी यूज़ से पहले हमें जो प्रदूषक है उनको अलग करना होगा। अपशिष्ट जल के उपचार की यह प्रक्रिया सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक है, ये जो प्रदूषकों को अलग किया जाता है इसको वाहित मल उपचार कहते हैं। अब इसमें ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल, ये इस समय का स्लोगन यूज़ किया गया था, पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। यानी आज भी विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये घोषित कब किया गया था? 22 मार्च 2005 में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वाहित मल होता क्या है। वाहित मल अभी हम लोग ने थोड़ा बहुत देखा था, तो उसी से ही थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है। वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों, कार्यालयों, अन्य जो जगहें होती हैं या उपयोगों के बाद बहने वाला जो अपशिष्ट जल होता है उसी को ही हम वाहित जल बोलते हैं। इसमें वर्षा जल भी शामिल होता है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। जैसे वर्षा जल है वो जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है तो क्या होता है कि रोड, सड़कें, जहाँ की नालियाँ ब्लॉक होती हैं तो वहाँ पे क्या है, रोड पे भरने रहता है। हालांकि जो आसमान से गिर रहा होता है वो तो साफ़ होता है, लेकिन जब वो रोड पे भरने लगता है तो वो नालियों के साथ मिल करके वो भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, तो वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। ठीक है, और इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य मिले होते हैं। ये जो वाहित मल होता है इसमें ज़्यादातर जल होता है और इसमें घुले हुए जो निलंबित अपद्रव्य होते हैं वो इसमें मिले होते हैं। अपद्रव्य ही यहाँ पे संदूषक कहलाते हैं, यानी कि एक तरीके के हार्मफुल सब्सटेंस बोल सकते हैं, या फिर जो संदूषक की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो जो वाहित या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको संदूषक बोला जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस पदार्थ भी रहते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ प्रेजेंट रहती हैं, पोषक तत्व भी होते हैं उसमें, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव भी प्रेजेंट होते हैं। पोषक तत्व यहाँ पे बोला गया है क्योंकि बहुत सारी जो है मतलब बहुत सारे जो मल होते हैं, जैसे मनुष्य के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें भी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, या फिर सब्जियों के छिलके वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी अगर वाहित मल के फॉर्म में अगर है, या फिर रोड पे जो गंदगी है फैली हुई है उसकी फॉर्म में है, तो इसमें भी तो पोषक तत्व होते होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे है। और मृत जीवी, मरे सड़े जितनी भी चीज़ें होती हैं वो, रोग वाहक जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे मिल करके वाहित मल का यहाँ पे निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जैसे कार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? मानव मल है, मूत्र है, जैविक अपशिष्ट है, पदार्थ है, तेल है, फल है, सब्जी का कचरा, फल सब्जी का कचरा हो जाएगा। ठीक है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं जो कि जो है वो कारखाने वगैरह से ये सब रिलीज होती हैं। जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु वाहित मल में प्रेजेंट होते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे पेचिस आदि का जो रोग है ये उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, सोख्ता गड्ढा बनाने की विधि। आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड का जो एक सिस्टमेटिक नाली का जो सिस्टम है वो नहीं बना होता है, तो वहाँ पे जो है जो शौचालय वगैरह जो है इनमें वाहित मल के निष्कासन के लिए इस तरीके के गड्ढे बनाए जाते थे, सोख्ता गड्ढा। ठीक है, ओके,
तो अब वो मतलब वो इसीलिए ताकि बीमारियों की रोकथाम की जाए। ये वाला जो ये पूरी जो सारणी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूषित जल से होने वाली बीमारी, उनके नाम हमें पता होना चाहिए, लक्षण पता होना चाहिए, कारण और उनकी रोकथाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। पहला है पेचिस, जिसे डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्या है, पेचिस है, जिसे डिसेंट्री बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी के पेचिस हो गई तो इसके पेट में मरोड़ के साथ दस्त आएंगे, बार बार दस्त होगा। कारण क्या होता है, दूषित जल का सेवन, गंदा जल पी लिया, या फिर जो है मक्खी वगैरह जो है, मतलब गंदगी, जैसे हम लोग जूस वगैरह पी लेते हैं बारिश के समय में बाहर में, तो जूस में बारिश का पानी भी मिल गया, या बहुत जगहों से गंदी गंदी जो है छींटे पड़ गए, ठीक है, पानी के, तो इस तरीके से दूषित जल का सेवन हो गया। पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करें, रोकथाम यहाँ बताई गई है। तो अक्सर करके जो वर्षा के दिनों में अक्सर करके जो पानी का यूज़ जो किया जाता है वो मतलब घर का पानी या स्वच्छ जल का ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा है खुजली, ठीक है, स्कैबीज़, इसमें लक्षण क्या होते हैं, बदन खुजलाना, ठीक है, दूषित जल से नहाना या गंदे कपड़े का उपयोग, ये जो है इसका कारण है। नहाने हेतु स्वच्छ जल का व्यवहार, साफ कपड़ों का उपयोग किया जाए। अक्सर जब बारिश होती है तो उसमें रोड पे जो पानी भर जाता है वो तो पूरा गंदा ही होता है, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत से लोग उसमें जो है खेलते हुए दिखाई देते हैं, बच्चे अक्सर खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो इससे क्या होता है, खुजली जैसी बीमारी हो जाती है। हैज़ा यानी डायरिया, ज़्यादातर इसमें ज़्यादा और लगातार मतलब उल्टी भी आती है और दस्त भी होता है। ठीक है, अब इसमें जो है कारण क्या है, दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार, दूषित हाथों से भोजन करना, ठीक, और इसमें इसके उपचार के लिए क्या करना है, स्वच्छ जल का जो है सेवन करें, खाने पीने के से पूर्व हाथों की सफाई करें और खाने को ढक कर भी रखें। ठीक है, इसके बाद देखिए पीलिया, जॉइंडिस, इसमें आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला होना, इसका कारण क्या है, दूषित जल का सेवन, इसमें भी है। अब इसमें मतलब कि इसकी रोकथाम के लिए पेय जल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग किया जाए। एक मिनट, ठीक है, ओके, यहाँ पे तो पीलिया हो गया। इसके बाद देखिए मलेरिया है, इसमें जाड़ा देकर बुखार आता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और इसका रोकथाम क्या है, जल जमाव को रोकना, जहाँ गड्ढे वड्ढे बने हुए हैं वहाँ पे जल अगर इकट्ठा है या कूलर में जल इकट्ठा है तो उसको साफ़ करना, उसके मतलब जल का निपटारा करना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सोख्ता गड्ढे में गिराना, ये जो बेकार पानी होता है उसको कहाँ गिराना है, सोख्ता गड्ढे में गिराना है। ठीक है, इसके बाद एक और है यहाँ पे मेनिंजाइटिस, जिसे मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बुखार आता है, बुखार लगता है, ये किसी वजह से होता है, दूषित जल के सेवन से ही होता है। अब इसमें निपटारे के लिए पॉलीथीन से नाला जाम ना होने देना और नाली के पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना। ठीक है, खेतों की सिंचाई, ओके। अब यहाँ पे देखिए, उपयुक्त जल जनित रोगों का कारण दूषित जल है, और इसके अलावा अनुपचारित मानव मल भी एक प्रमुख कारक है। ठीक है, दूषित जल और मानव मल की यहाँ पे मेन बात की गई है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे हर दिन दुनिया भर के पानी में 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है। ठीक है, दुनिया की जो आबादी वो 18% है, और इसमें 1.2 अरब लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, आज भी ऐसी सिचुएशंस हैं। इसके बाद देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जल जनित बीमारियां होती हैं, जल से होने वाली बीमारियां। युद्ध सहित सभी तरह की हिंसाओं से मरने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा लोग दूषित जल पीने से मरते हैं। इसके बाद है 72 देशों के 14 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त जल पीने के लिए विवश हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो मानव मल होता है उसके निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या क्या हो जाएगी। आजकल सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कम लागत के मानव मल निपटान तंत्रों का बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय, मोबाइल शौचालय क्या होता है, गाड़ी में जो चलंत शौचालय होता है वो, ठीक है, कंपोस्टिंग पिट आदि ये सब बनाए जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग अलग बने भवन, ठीक है, तथा 4 से 5 घरों के समूह, कुछ संगठन। तो ये मतलब ये बताया गया कि ये जो सेप्टिक टैंक है वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है, किन किन जगहों पर इनको बनाने की आवश्यकता है। इन शौचालयों से मल बंद नालियों से होता हुआ
मल कहाँ से निकलता है, जो बंद नालियाँ होती हैं वहाँ से होता हुआ बायोगैस संयंत्र जो होता है वहाँ ये चला जाता है, और उत्पन्न होने वाली बायोगैस, और वहाँ पे जब इनका निपटारा किया जाता है तो इसमें जो बायोगैस उत्पन्न होती है उसका ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसका यूज़ कर लिया जाता है। अब ये जो कस्बे होते हैं उनमें अक्सर सेप्टिक शौचालय टंकियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बात और कही गई है कि अभी हम लोग ने ऊपर में भी देखा था मेनिंजाइटिस वाले में कि जो है जल है उसका यूज़ कर लिया जाए, खेतों वगैरह में यूज़ कर लिया जाए, तो कौन से जल का यूज़ किया जाए, तो ये जो उपचारित जल होते हैं, यानी कि यही जो अपशिष्ट जल जो था इसी का ही जब उपचार कर दिया जाता है, उपचार होने के बाद जीवाणु वगैरह जितने भी होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है पूरा, मतलब लगभग साफ़ सफाई करने के बाद, अभी भी ये पीने के युग में तो नहीं होता, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो है इनमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, और जो कमी रह गई होती है मतलब जो है ये जल की सफाई में, वो मिट्टी की सतहों में जा कर के और भी ज़्यादा प्योर हो जाता है, ठीक है। तो फसलों की सिंचाई में, उद्योगों में इनका यूज़ किया जा सकता है, शेष जल को नदियों में गिरा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने प्रदेश में गंदे जल की निपटान की स्थिति को आप कैसे उसका वो करेंगे, तो यहाँ पे बिहार की पटना जो राजधानी है वहाँ की बात करी गई है कि पटना में राजेंद्र नगर एवं कंकड़ बाग के कुछ भागों में शौचालय से निकलने वाले वाहित मल के लिए निकास प्रणाली है, ठीक है। और पटना में गंदे जल के निकास के लिए 3 प्रकार का नाला यूज़ होता है। पहला है पक्का नाला, दूसरा कच्चा नाला, तीसरा भूगर्भ नाला। भूगर्भ नालों में जगह जगह पर मेन होल होते हैं जो कि ढके होते हैं। अब इन मेन होलों का क्या काम होता है, यही जो मेन होल होते हैं ये जो बड़े नाले होते हैं उनसे गंदे पानी का एकत्रीकरण जहाँ जहाँ पर अव्यवस्थित संप हाउस, यानी यहाँ पे पंप हाउस बताया गया, उसमें किया जाता है। अब ये जो मेन होल होते हैं इसमें क्या होता है कि जब गंदगी मतलब यहाँ से होकर के जाएगी और मेन होल को फिर जब बहुत ज़्यादा उसमें जमा हो जाता है तो उसकी ढक्कन को खोल दिया जाता है, और वहाँ से जो भी गंदगी जो वहाँ पे इकट्ठा जमी होती है उसको बाहर निकाला जाता है, और दूर शहर से दूर जो जहाँ पे कचरा निपटान की व्यवस्था की जाती है वहाँ ले जाकर के गड्ढों में डाल दिया जाता है, ठीक है। और वही बताया गया कि बड़े नालों से जो गंदा पानी है उनको भी इकट्ठा किया जाता है, और इसी तरीके से पंप हाउस से में मतलब कि उनका भी उपचार इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान में पटना में, ये जो इम्पोर्टेंट बात है उसी पे ही हमें मेन फोकस करना है। तो वर्तमान में पटना में 32 संप हाउस बोला जा रहा है, ठीक है, 32 संप हाउस हैं, 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं पटना में, ठीक। अब जैसे 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कौन कौन से हैं, एक सैदपुर में है, बेऊर में है, पहाड़ी में है, और करमली चक्र में है, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, वाहित मल युक्त गंदे जल का उपचार, सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। अब होता क्या है कि ये जो वाहित मल युक्त गंदा जल होता है इसमें मेनली क्या होता है, इनका छानने का या इनकी जो इसमें जो उपस्थित मोटी जो है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब मोटे तौर पर जो गंदगियाँ होती हैं उनको तो छाट करके छान करके हर तरीके से अलग कर दिया जाता है। अब बात क्या आती है कि जब पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है कि इसमें जो मतलब अपद्रव्य है वो अब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, जैसे कि जीवाणु और विषाणु, इनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा। अब ये जो पानी है उसको इस तरीके से एक मतलब टैंक से जो है मतलब कि इसका प्रवाह किया जाता है कि उसमें घुलित ऑक्सीजन, मतलब जिन जीवाणुओं के द्वारा, अब जाहिर सी बात है जो जितना ज़्यादा गंदा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा कमी होगी, तो यही जो बात कही जा रही है कि सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। अब इन्हीं जीवाणुओं की वजह से जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ ले रहे थे, इनको पहले नष्ट कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन की जब इनको नष्ट कर दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की खपत भी कम होगी, इसलिए गंदे जल को ग्रीट चैम्बर में डालकर उसके ठोस पदार्थों को अवक्षेपित कराया जाता है तथा रासायनिक विधियों के द्वारा सभी जीवाणुओं से मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। और एक बात और यहाँ पे बताई गई है कि जिस संयंत्र में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन को पानी में जो घुलाया जाता है उसको हम वातित लैगून बोलते हैं। ये पूछा जाता है वातित लैगून है क्या, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइन क्लियर करना ज़रूरी है कि जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है उसे वातित लैगून कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए उदाहरण यहाँ पे है, पटना के सैदपुर में यह संयंत्र प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ लीटर गंदे जल का उपचार करता है, और हमारे प्रदेश में पटना, भागलपुर, बक्सर तथा छपरा में वाहित मल उपचार संयंत्र है, ठीक। अच्छा, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या है,
अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया शामिल होती है जो जल को दूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक एवं जैविक द्रव्यों को अलग करने में मदद करती है। ठीक है, अब इसमें वही पूरी प्रोसेस दी गई है कि कैसे छन्ने वगैरह से बड़े जो अपशिष्ट हैं उनको अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जो छोटे अपशिष्ट जिनको अब छन्ने से अलग नहीं किया जा सकता तो उनको बालू या कंकड़ की जो परतें होती हैं उनसे अलग किया जाए। जब उनसे अलग किया जाएगा तो वो सारी गंदगियाँ जब पूरी तरीके से हट जाएंगी तब उनमें प्रेजेंट जो है कलर या स्मेल और जो जीवाणु या विषाणु वगैरह हैं इन सबको अलग किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पूरी यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, प्रोसेस इतनी ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान देना। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है, या तो समुद्र में डाल दिया जाए या नदी या फिर भूमि के अंदर। ठीक है, अब जल को वितरण करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित किया जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो जल होता है उसको वाहित जल या यूँ कहें कि वाहित मल वाला जो अपशिष्ट जल होता है, ठीक है, इसको रोगाणु रहित अगर हमें करना है तो किन पदार्थों का यूज़ किया जाता है? क्लोरीन और ओजोन का यूज़ किया जाता है, इन रसायनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है, जैसे एक पुरानी मतलब हिस्ट्री के बिहाफ पे बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। और यहाँ पे आपको ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय जो कि 4,500 वर्ष पुराना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बिहार की वर्तमान राजधानी जिसे पटना कहते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। ये पटना जो है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य एवं गुप्त काल में ये शहर काफ़ी विकसित था और उस समय जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगर हमें जागरूक नागरिक बनना है तो यही है कि जो पॉलीथीन वगैरह हैं या कचरे का निपटान में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनिए, एक्टिव बनिए और सही तरीके से जो बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 10, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, तो क्लास 6 में भी हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ सिंबल्स देख लीजिए जो कि सर्किट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंबल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया विद्युत अवयव में जो विद्युत सेल होता है, चित्र आप देख सकते हैं। इसको जब हम लोग परिपथ बनाते हैं तो उसमें सेल का ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव होता है और एक इसका नेगेटिव होता है। अच्छा, बल्ब को कैसे बनाया जाता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर, सिंबल जो यूज़ किया जाता है बल्ब का ऐसे यूज़ किया जाता है। स्विच ऑन की जब स्थिति होती है, पूरा सर्किट जब बना रहता है तो इस तरीके से जो है संकेत बनेगा, और स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरीके से रहेगा। बैटरी जो होती है, बैटरी में कई सारे सेल एक साथ जुड़े हैं तो इस तरीके से डॉट डॉट लाइन करके जो सेल का स्ट्रक्चर है उनको इस तरीके से लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब सेल के बारे में ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक लंबी रेखा दिख रही है, ठीक है, और एक छोटी रेखा दिख रही है। तो मतलब छोटी और मोटी लाइन दिखाई जा रही है, इसका क्या मतलब है? तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल है, यानी लंबी रेखा को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और जो छोटी एवं मोटी रेखा है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार का संयोजन बैटरी कहलाता है। बैटरी का हम लोग ने पहले भी देखा था कि बैटरी अगर हमें तैयार करनी है तो दो या दो से अधिक सेलों का, इस ऐसे ही कि पॉजिटिव नेगेटिव से जो है मतलब नेगेटिव की तरफ होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सेल को जोड़ करके हम पूरा सर्किट बना सकते हैं। सेलों से बैटरी बनाने के क्रम संयोजन करने के लिए सभी सेलों पर अंकित धन और ऋण चिन्ह पर अवश्य ध्यान देना है कि अगर हम धन और धन को एक साथ जो है मतलब एक साथ रखेंगे अगर सेल के ये सेम टर्मिनल को, तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा और पहली बात तो उसमें रिपल्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए बैटरी का दिखाया गया है। बैटरी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या आप जानते हैं, ट्रकों, बसों, कारों, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली बड़ी बड़ी जो बैटरियाँ होती हैं वो भी सेलों का संयोजन ही होता है। ठीक है, सेलों के संयोजन से ही ये जो बैटरियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। अभी जो हम लोगों ने संकेत देखे उस आधार पे देखिए, ये पूरा एक सर्किट दिखाया गया है और ये यहाँ पे इसका जो है संकेत के फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेल दिया गया है तो यहाँ पे सेल का दिखाया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब ये सेल किससे जा कर के जुड़ा है? बल्ब से जा कर के जुड़ा है। अब ये बल्ब किससे आकर के जुड़ा है? ये जो यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन दिख रही है वो एज अ एक स्विच की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों वायर इससे भी जुड़े हुए हैं, इससे भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये ऑन की स्थिति है। ठीक है, तो ये वाला सिंबल लगा दिया जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया इसमें ऑफ की स्थिति सेम वही पैटर्न है, सेल है, बल्ब है, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये जो उठा हुआ है, तो इससे क्या है सर्किट जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो सर्किट कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सर्किट दिखाया गया है। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव इंपॉर्टेंट है। ऊष्मीय प्रभाव में अगर आप देखेंगे कि जलने पर बल्ब का गर्म हो जाना, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम की तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण है। आपने देखा होगा कि घरों में जो बल्ब होते हैं, ठीक है, तो ये जो बल्ब होते हैं जिनमें नाइक्रोम का तार बीच में सेंटर पे लगा रहता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आप देखेंगे कि बल्ब के पास ही अगर आप काफ़ी देर तक चलने के बाद अगर पास में ही अगर आप लेकर के हाथ जाएंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा हीट जो है महसूस होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक ऊष्मीय प्रभाव है, यानी कि यहाँ पे विद्युत धारा का ये ऊष्मीय प्रभाव है जो हमें बल्ब के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, उपकरणों की मतलब ऐसे उपकरण जिनमें विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव होता है उनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे खाना बनाने का जो हीटर है उसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को हम देख सकते हैं। पानी गर्म करने वाला हीटर, विद्युत आयरन यानी इस्त्री को देख सकते हैं, गीज़र, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, रूम हीटर, ये सब एग्जाम्पल है किसके ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए खाना बनाने के हीटर अथवा कमरे को गर्म रखने के लिए काम में लाए जाने वाले जो रूम हीटर होता है उनको अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो एलिमेंट जो कि हीटिंग कॉइल जिसे कहते हैं वह एकदम लाल तप्त हो जाता है और गर्म होकर ही हमें क्या देता है, ऊष्मा देता है। मतलब पहले तो वो जो है लाल एकदम तप्त होने के बाद वो एक तरीके से थोड़ी बहुत लाइट तो हमें प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि घरों में मुख्य परिपथ में लगाए जाने वाले फ्यूज़ के तार जल जाने के कारण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, मतलब ये यहाँ पे आपने देखा होगा कि घरों में जहाँ जहाँ मुख्य परिपथ है वहाँ पे अक्सर करके जो फ्यूज़ के तार होते हैं वो जल जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, विद्युत धारा के जो ऊष्मीय परिपथ है इसी की वजह से होता है। लेकिन अब जो करेंटली अब क्या हो गया है कि ये जो एमसीबी जो लगाई जाती है, ठीक है, एमसीबी आप लोग ने देखा होगा कि घरों में इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके की जो एमसीबी है इसका यूज़ होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित एक साधन है। ठीक है, जैसे कभी भी अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी का पावर तेज़ हो गया या कभी भी शॉर्ट सर्किट अगर होने लगा, ये जो एमसीबी होती है वो तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली ये गिर जाती है और पूरा जो है लाइट जो है वो मेन लाइट से कट जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि सीएफएल का, क्योंकि हमें मेनली क्या है एमसीबी के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि एमसीबी का वर्क क्या है। अब इसकी पूरी प्रोसेस थ्योरी हमें हमारे लिए भी फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीएफएल के बारे में हम जान लें। सीएफएल का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प होता है। पुराने बल्बों में प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती थी जो कि हम लोग महसूस कर चुके हैं, अभी हम लोग ने देखा भी था। लेकिन प्रकाशीय जो यंत्र होते हैं उनसे ऊष्मा का पैदा होना वांछनीय नहीं है। ठीक है, और इससे विद्युत ऊर्जा की क्षति भी होती है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं, ठीक है, मतलब इनकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो इस तरीके से जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सिर्फ हमें रोशनी की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे अगर विद्युत ऊर्जा जो है वो हीट की फॉर्म में उसकी क्षति हो रही है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी ही जो प्रोसेस थी इसको जो है मतलब कम करने के लिए कि विद्युत धारा की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने के लिए सीएफएल का जो है मतलब आविष्कार किया गया, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। अब इसमें होता क्या है इसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इस लैम्प में फॉस्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर पराबैंगनिक प्रकाश जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, इनको उत्पन्न करवाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर इसके कारण क्या होता है, फास्फोरस की जो कोटिंग होती है वो दिखाई देने वाले प्रकाश उत्पन्न करती है। मतलब अब यही जब इसमें फास्फोरस की कोटिंग के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेस को प्रवाह किया जाता है या इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो फास्फोरस की कोटिंग जो होती है वो प्रकाश उत्पन्न करने वाली जो मतलब कि कोटिंग ही वो प्रकाश उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है उसकी तरह काम करती है। साथ ही कम विद्युत का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कम यूज़ करती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो प्रकाश बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती है। ठीक है, किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण यानी मात्रा उस तार की पदार्थ धातु जिससे वे बनी है लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई जो तार है वो कितनी ऊष्मा की खपत कर रहा है या वो कितना ऊष्मा प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो तार किस पदार्थ का बना हुआ है, दूसरा उसकी मोटाई और लंबाई पर। ठीक, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट यानी तंतु
इतने उच्च ताप तक गर्म हो जाता है कि जलकर दीप्त होकर प्रकाश देने लगता है। कि कहने का मतलब है कि ये जो फिलामेंट है जो कि बल्ब के अंदर लगा रहता है वो इतना ज़्यादा तप्त हो जाता है कि वो जल करके प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। इसीलिए हम इसे ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रखकर प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि होता क्या, बाकी जो अभी हम लोग ने प्रेस देखा था, हीटर देखा था, इन सब में हमने देखा था कि उन सब की फिलामेंट भी तप्त होकर के हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, प्रकाश नहीं उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन जो बल्ब होता है ये भी तप्त होता है, लेकिन ये प्रकाश इतना ज़्यादा तप्त होता है कि ये प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। इस वजह से इनको ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। विद्युत फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ आप देख सकते हैं इस तरीके से घरों में भी लगा रहता है। यदि किसी एलिमेंट या फिलामेंट, कॉयल या फिर कम गलनांक वाले धातु से बने तार से होकर उच्च परिमाप की विद्युत धारा प्रवाहित हो या फिर अधिक देर तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उपकरण का यह अवयव पिघलकर टूट जाता है और एवं धारा, जो विद्युत धारा है उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट, फिलामेंट, कॉयल या फिर कॉयल, ये सब जो यूज़ किए जाते हैं इस तरीके के धातु के बने हुए जो तार जिनका गलनांक बहुत कम होता है। तो ऐसे जब इनका परिपथ में जब यूज़ किया जाता है तो विद्युत धारा के प्रवाह में तेज़ी हो, ठीक है, या लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें ये जो वायर होता है वो पिघल जाता है और इससे परिपथ टूट जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वायर है ये जैसे ही पिघलता है परिपथ टूटने की वजह से विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये काम होता है विद्युत फ्यूज़ का। इसके बाद देखिए, फ्यूज़ एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट जो होता है इसके कारण लगने वाली जो आग है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि आग लगने से पहले ही जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, ये पहले ही फ्यूज़ जो है वो पिघल करके सर्किट को जो है मतलब एक तरीके से ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक जैसे ही करेगा तो जो चीज़ जलने वाली है वो भी जो है मतलब रुक जाएगी, एक तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट मतलब होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ विद्युतीय उपकरण एवं विद्युत से चलने वाले उपकरण जैसे कि स्टेबलाइज़र है, टीवी है, सीडी प्लेयर है, इन सब में विभिन्न अलग अलग क्षमता वाले फ्यूज़ लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि यहाँ पे उपकरण हैं उनमें भी फ्यूज़ लगाए जाते हैं। घरों में मेन लाइन जो होती है वहाँ पे तो फ्यूज़ होता ही है, लेकिन इसमें भी। अभी हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अगर आप देखें कि यहाँ पे एक सेल पूरा तैयार किया गया है, सेल लगा दिया गया है, ये परिपथ कंप्लीट है, ठीक है, क्लोज है, और यहाँ पे एक कील ली गई है जिसमें वायर को जो है वो मतलब कॉइल कुंडलित करके एकदम जो है उसको लपेट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड उसका जो है सिरा वो सेल के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया है। अब क्या है कि जब यहाँ से सेल से विद्युत धारा, अब यह क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, विद्युत धारा का जैसे इसमें प्रभाव होगा तो विद्युत धारा का जब इन कुंडलियों में प्रभाव जैसे ही होगा तो क्या होगा, ये जो लोहे की कील है ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी, ठीक है। और यही मैग्नेट, अब ये जो लोहे, ये वाली जो कील है वो ऐसा मैग्नेट की तरह काम करेगी और बाकी की जो लोहे या जितनी भी धातु वाली चीज़ें उनको जो ये आकर्षित करेगी। तो इस तरीके से विद्युत के द्वारा जो चुंबकीय प्रभाव है उसको यहाँ पर समझाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बोल रहे हैं कि स्विच को ऑन की अवस्था में लाने पर ये पिन अथवा लोहे के टुकड़े कील से चिपक जाते हैं। जैसे ही हमने ऑन किया तो ये जो कील है इससे चिपक जाएंगे लोहे के टुकड़े। पुनः स्विच को ऑफ की स्थिति में लाने पर कील से फिर अलग हो जाएंगे। इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी ये मैग्नेट की तरह काम करेगी। कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो कुंडली चुंबक का जो मतलब सामान्य की स्थिति में आ जाती है, ठीक है, चुंबक तो इसके अंदर से समाप्त हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो कुंडली है इसको क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबक बोला जाता है। अब इसके अलावा आपने चुंबकीय सुई को भी देखा होगा, ये एक लघु चुंबक है। चुंबकीय सुई जो है इसको छोटा चुंबक भी बोला जाता है। इसके समीप यदि किसी छड़ चुंबक या अन्य प्रकार के चुंबक को लाया जाता है तो इसमें विक्षेपण होता है, तुरंत डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो है चुंबकीय सुई है इसको बनाया कैसे जाता है, देख लीजिए। एक मैच बॉक्स है, उसके अंदर जो है एक सब डायरेक्शन बताने वाली सुई जो है इसको रखा गया है और यहाँ पे देखिए परिपथ अभी ओपन की स्थिति में है, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है।
तो यहाँ पे पूरा इसका जो है सर्किट का सिस्टम दिखा दिया गया कि किस तरीके से वो वायर के थ्रू कुंडलित करके इसको रखा गया। जैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, पूरी सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, तो क्या होगा कि ये जो विद्युत धारा जैसे ही इन वायर से होकर के गुजरेगी, तो ये जो सुई अंदर जो रखी हुई है उसके अंदर मैग्नेटिक इम्पल्स जो है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यहाँ पे बनने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सुई है वो एज अ मैग्नेट की तरह या स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर फोकस करिएगा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देखकर ही बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होगा। ठीक है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब विद्युत घंटी की अगर बात करें तो विद्युत घंटी भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही वर्क करती है। इसका पूरा मतलब पूरी एक प्रोसेस बताई गई किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लोग को बस इसमें खाली इतना जानना है कि लगभग आप कई घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक घंटियां हैं उन्हें आप देख सकते हैं, मोस्टली घरों में ये जो है लगी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है इसी ही जो मतलब कि इसके ही आधार पर या इसी की ही थ्योरी पर ये वर्क करती है। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा लास्ट चैप्टर है अध्याय 11। ठीक है, इसमें देखिए रेशो से वस्त्र तक की कहानी बताई गई है। क्लास 6 में भी हम लोग ने रेशो के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। पहली चीज़ देखिए, ऊन के रेशे भेड़ों के बालों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन हमें किससे, ये एक जानतव्य रेशा है और भेड़ों के बालों से प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो है एनिमल हैं जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, जैसे भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पेका आदि कुछ अन्य जंतुओं के शरीर भी बाल से ढके होते हैं और इन जंतुओं के बालों से भी ऊन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो बाल हैं ये इन जंतुओं को मतलब बालों का क्या ही यूज़ है। तो जाहिर सी बात है ये सारे जो जंतु हैं ये जितने भी ठंडे इलाके हैं वहीं पे ये पाए जाते हैं, तो इनको गर्म रखने के लिए बालों का मेनली यहाँ पे यूज़ है। बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है और वायु के बारे में आप जानते हैं कि ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से भी रोकती है, क्योंकि ये ऊष्मा की कुचालक होती है ना। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं उनसे अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति किससे होती है, अंगोरा नस्ल की बकरियों से। यही पूछा जाता है कि ये बकरियां होती हैं या भेड़ होती हैं। ठीक है, ये बकरियां जम्मू एवं, और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ ये पाई जाती हैं, तो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रसिद्ध पश्मीना शॉलें इन्हीं बकरी, और हाँ ये 3 टर्म इनसे बहुत जो है रिलेट करते हैं कि अंगोरा नस्ल की बकरियां होती हैं, पहली बात। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। दूसरा, प्रसिद्ध जो पश्मीना शॉल है वो इन्हीं बकरियों के मुलायम जो बाल या फर होते हैं उनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, याक जो होता है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, याक के बालों की जो ऊन बनती है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इन रेशों को जानतव्य रेशे कहते हैं, और रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे जिसका मैंने यहाँ पे आंसर भी बताने की कोशिश करी है। क्या बता सकते हैं लामा और अल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों जीव जो हैं ये दक्षिण अमेरिका के मतलब मेनली वहाँ पे पाए जाते हैं, दोनों ही। ठीक है, भेड़ों की भारतीय नस्लें, तो भारतीय नस्लों में काफ़ी थी, तो इनमें कुछ जो ज़रूरी थी वो हमने यहाँ पे बता दी है कि जैसे लोही है, नाली है और बाखरवाल है। लोही नाली जो है ये राजस्थान, पंजाब जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं, और जो बाखरवाल है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, रेशों से ऊन प्राप्ति के लिए क्या करना रहता है? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पहले तो पाला जाता है, जाहिर है पालेंगे तभी तो मिलेगा। अच्छा, उनके बालों को काट करके उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो बालों की कटाई। 2 प्रकार के बाल होते हैं, दाढ़ी के पास के जो बाल होते हैं वो रूखे बाल होते हैं, और त्वचा के जो निकट होते हैं वो मुलायम बाल होते हैं। अब इनकी सबसे पहले तो शेयरिंग की जाती है, यानी इनकी कटाई की जाती है। तो हल्की जो लेयर होती है स्किन की, उसके साथ साथ बालों की कटाई होती है। ठीक है, सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है, ताकि उनके मतलब बाल हटने पर उनके जो है जीवन संबंधी कोई भी, क्योंकि सुरक्षात्मक आवरण की तरह एक तरीके से बाल होता है ना, तो उनके वो जीवित रह सकें, इसलिए गर्मियों में हटाए जाते हैं बाल। ओके, इसके बाद क्या की जाती है? सफाई और धुलाई की जाती है। अब ये जो बाल उतारे गए हैं इनको टंकियों में डाल करके बहुत अच्छी तरीके से इनको धुला जाता है, ताकि इनमें जो चिकनाई या धूल या गंदगी वगैरह जो होती है ये सब निकल जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है वो ध्यान देना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को अभिमार्जन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है? विभिन्न रोलर्स या फिर ड्रायर्स के द्वारा इनको
मतलब इनके उसके बीच में से गुजारा जाता है ताकि इनको सुखाया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगली जो प्रोसेस है थर्ड, वो होती है छटाई। छटाई में मेनली क्या हो जाता है, अभिमार्जन के पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। अब ये अभिमार्जन सफाई हो गई, इनको सुखा लिया गया, अब इनकी छटाई की जाएगी। अब इसमें छांटा किया जाता है, बालों में छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे छांट लिए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें गांठ या फिर बर कहते हैं, बर कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोट या वुलन कोट वगैरह जो होते हैं, स्वेटर होते हैं, उसमें अक्सर करके छोटे छोटे जो है रेशे टाइप ये जो गांठ वगैरह है ये बन जाती है, तो इसी यही चीज़ छाटी जाती है। ठीक है, इसके बाद बालों को सुखाना, ड्राइंग करना है, तो छटाई के पश्चात उन रेशों को फिर से धुला, जब छटाई हो जाती है तो इसको फिर से धुल करके फिर सुखाया जाता है। इसके बाद फिर रंगाई होती है। भेड़ या बकरी के जो ऊन होते हैं वो सामान्यतः काली, भूरी या सफ़ेद होंगी। अब इसके अलावा जो अलग कलर जो होते हैं वो उसमें इनकी कलरिंग की जाती है, मन चाहे मतलब उससे अपना कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए रेशों को सीधा करके सुलझाना। अब यहाँ पे सुलझाना है क्योंकि अब हमें क्या बनाना है, रेशों को ऊन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्वेटर बुनने के लिए एक तरीके से थ्रेड के फॉर्म में हमें इसे करना है। तो लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को, देखो लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो लंबे रेशे, क्योंकि यहाँ पे लंबे रेशे भी, कुछ छोटे छोटे रेशे भी हो जाएंगे, तो उनका अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आती है बुनाई। बुनाई में क्या है, हाथ से भी हो सकती है और मशीन के द्वारा भी हो सकती है, कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है। अब जो ऊनी रेशे होते हैं इनके बीच में गैपिंग बहुत होती है, तो इसके बीच में क्या रुकी रहती है, हवा, जो कि ऊष्मारोधी का कार्य करती है और इसी वजह से ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, व्यावसायिक संकट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ऊन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनमें एक बहुत जो है कॉमन डिजीज़ हो जाती है। एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा ये संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें शॉर्टर डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एंथ्रैक्स नामक जीवाणु से ये ग्रसित हो जाते हैं। किसी भी उद्योग में ऐसे जोखिम को झेलना ही व्यावसायिक संकट कहलाता है, कि वहाँ वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। रेशम की खोज की कहानी तो काफ़ी बार आपने सुनी होगी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, चीन से स्टार्ट हुई है। ठीक है, रेशम की खोज की। तो अब हमें मेनली यहाँ पे खाली इतना ध्यान देना है कि जो रेशम है उसका जिस रास्ते से, क्योंकि जब एक बार खोज वगैरह हो गई, फिर ये हुआ कि अभी चर्चित जब होने लग गई ड्रेसेस, तो इनको जिन रास्तों से ले जाया जाने लग गया दूसरे मुल्कों में, उस रास्ते को क्या बोला गया, सिल्क रूट बोला गया। जिस मार्ग से उन्हें यात्रा की थी, मतलब ये रेशम के जो तंतु वगैरह थे या रेशम को ले जाने के लिए दूसरे मुल्क वगैरह में, ठीक है, तो जो जहाँ से रास्ता की जहाँ से यात्रा करी थी उसको सिल्क रूट बोला जाता है। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशे की जानतव रेशे भी कहे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, रेशम कीट क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, और ये अगर जो है रेशम के जो रेशे हैं उनको बना रहे हैं, तो इस वजह से इनको भी जानतव्य रेशे बोला जाएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि रेशम प्राप्ति के लिए जो रेशम के कीटों को पाला जाता है इसको क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, अब जीवन चक्र अगर हम एक बार देख लें तो इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो मतलब मेन जो वो होता है, रेशम का कीट जो होता है वो पहले अंडे देता है, कहाँ पे, शहतूत की पत्तियों पर। ठीक है, अब यही अंडे से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा जो होते हैं ये तभी, ये पूरी प्रोसेस जो हो रही होती है जब नए नए पत्ते निकले होते हैं शहतूत के पेड़ों पर। अब ये जो लार्वा होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये शहतूत के पत्तों को खा लेते हैं। ठीक है, फिर ये एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये अपने चारों तरफ इस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब कि एक लेयर जो है बनाने लग जाते हैं। लेयर बनाते बनाते अपने आप को एक इस तरीके के स्ट्रक्चर में कवर कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कोकून। यही जो आवरण होता है इसको कोकून बोलते हैं। कीट के आगे का जो विकास होता है वह इस कोकून के अंदर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर निकल आता है, ऐसे बटरफ्लाई की फॉर्म में रहता है। ठीक है, ओके। रेशम कीट पालन का क्या मेन काम है, मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। तो अब रेशम कीट मतलब एक व्यावसायिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, क्योंकि मेनली जो कैटरपिलर होते हैं वो जो है नई पत्तियों को ही बहुत ज़्यादा ये खाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको जो है यही भोजन के रूप में जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा फिर उसके बाद जल्दी जल्दी अपने आप को कोकून फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है।
एक तो ताज़ी पत्तियाँ, ये व्यावसायिक तौर पे जब इसको किया जाता है, ठीक है। तो बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 20 से 25 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद करके कोकून बनाने लगते हैं, ठीक है, जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाए उससे। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। कोकून के भीतर जो विकास हो रहा होता है जिस इंसेक्ट का बटरफ्लाई के फॉर्म में, तो इसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम लोग ने तो देखा कि नॉर्मली जो रेशम जो है वो हमें किससे प्राप्त हो रहा था, रेशम की कीट से प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ अन्य जो कीट हैं उनसे भी हमें रेशम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे तसर जो होता है, ये रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के कोकून से बनाई जाती है। ये एक अलग कीट है जो कि तसर सिल्क कीट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसके कोकून से बनाई जाती है। ये रेशम भी अन्य रेशम जैसी पतली होती है और इसके धागों में चमक थोड़ी कम होती है। रेशम की कीट की जो चमक होती है, मेनली रेशम की कीट से जो रेशम प्राप्त होती है उससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को, अब ये रेशम कीट पालन में भी यही होता है और इसमें जो तसर सिल्क कीट है इसमें भी है कि जब भी रेशम को जब प्राप्त किया जाता है तो कोकून से जो वयस्क कीट है वो बनने से पहले तक, ठीक है, प्यूपा की कंडीशन या उससे पहले तक ही कोकून को उठा करके धूप में सुखा दिया जाता है और इसको उबले हुए पानी में डाल करके इसमें से जो रेशे होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। रेशे निकालने से लेकर उन्हें धागे बनाने की प्रक्रिया ही रेशम की क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। और रीलिंग मशीनों द्वारा भी की जाती है। कोकून में से रेशे को निकाल कर साथ साथ रेशे की कताई भी की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हों। अब कताई की ही प्रोसेस होती है जिसमें रेशम के धागे प्राप्त होते हैं, या कताई जो है वो सूती कपड़ों में भी होती है, सूती के जो कॉटन जो थ्रेड होते हैं उनमें भी होगी, ऊन में भी थी, ठीक है। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत महीन रेशे निकलते हैं। इन्हीं रेशों से फिर क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं और ये बहुत मजबूत भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ऊनी वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है। यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों में डिफरेंस। ऊनी वस्त्र जो हैं वो फंदों की बनावट से मतलब बनाए जाते हैं, जबकि रेशम वस्त्र जो होते हैं वो ताना बाना की बुनावट होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंदे की बुनावट इस तरीके की होती है और ताना बाना की बुनावट इस तरीके, जैसे चरपाई बुनी जाती है वैसे ही हो जाएगी। अब जैसे इसमें भी व्यावसायिक संकट इसमें भी देखने को मिलता है कि मोस्टली पहले बात तो रेशम कीट में मतलब रेशम को प्राप्त करने के बाद से आगे की जो प्रोसेस है उनमें महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। तो इस उद्योग में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली होती है, परंतु इस उद्योग में भी दमा, श्वसन रोग, चर्म रोग, सर दर्द, ये सब व्यावसायिक संकट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। तीनों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। किसी तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।